नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर आपने तमाम न्यूज चैनल्स पर देखा होगा कि आज एससीओ में ये हुआ, रूस चीन भारत एक साथ हुए, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, आर्थिक मोर्चों पर बातचीत हुई, सीमा को लेकर बातचीत हुई, बॉर्डर टेंशन को लेकर बातचीत हुई, आतंकवाद को लेकर बातचीत हुई। लेकिन इस मीटिंग का इंपैक्ट वॉशिंगटन में कितना हुआ, व्हाइट हाउस में कितना हुआ, अमेरिका में कितना हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में कितना हुआ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि वॉशिंगटन में हलचल बढ़ी हुई है, अमेरिका में हलचल बढ़ी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में हलचल बढ़ी हुई है। यहां तक कि कुछ सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। और यही वो तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसने सबसे ज्यादा ट्रंप को परेशान किया हुआ है। और ट्रंप ने पहला रिएक्शन दिया है ट्रूथ पर इस मीटिंग के बाद। बेशक इस मीटिंग से वो डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, लेकिन एक तरह से नरमी के सुर नजर आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से। एससीओ की मीटिंग से निकली दोस्ती ने चीन, रूस और भारत की नई केमिस्ट्री ने सुपर पावर की कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस, जानेंगे क्या है डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस का रिएक्शन। तो चलिए, वक्त हो गया है एशिया की सबसे बड़ी बहस का, देश की सबसे बड़ी बहस का। एशिया का नया समीकरण और अमेरिका की बढ़ती बेचैनी। आज जब रूस, चीन, भारत एक मंच पर खड़े हुए तो वॉशिंगटन तक हिल गया, अमेरिका तक कांप गया, क्योंकि वही तस्वीर है जिसे ट्रंप सबसे ज्यादा डरते हैं, जिससे अमेरिका का डॉलर सबसे ज्यादा खौफ खाता है। एससीओ की मीटिंग से निकली दोस्ती ने चीन, रूस और भारत की नई केमिस्ट्री ने सुपर पावर की कुर्सी पर बैठे अमेरिका की और ट्रंप की नींद उड़ा दी। भारत रूस की डिफेंस पार्टनरशिप, भारत चीन का अरबों डॉलर का ट्रेड और इन तीनों देशों की एकजुटता, यह ट्रंप के लिए नया सिरदर्द बन चुका है। तो सवाल उठता है, क्या एशिया अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए तैयार है? क्या सुपर पावर का ताज अमेरिका के हाथ से फिसल रहा है? और क्या ट्रंप को सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका लग चुका है? आज इन्हीं जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे। भारत रूस का रिश्ता दशकों पुराना है। डिफेंस से लेकर एनर्जी तक दोनों देशों की साझेदारी अमेरिका की स्ट्रेटेजी को चुनौती देती है। वहीं भारत और चीन, चाहे सीमा विवाद हो या मतभेद, लेकिन ट्रेड में दोनों देशों में मजबूती रही है। और आज की तारीख में दोनों देशों का करीब आना बिकॉज ऑफ अमेरिका अब वॉशिंगटन के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता यही है, भारत का झुकाव चीन की तरफ। अमेरिका हमेशा चाहता था कि भारत उसके कैंप में रहे, यह कोशिश लगातार की गई, लेकिन दबी जुबान से पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच कराया। और आज जब भारत एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है तो तकलीफ हो रही है। इसे कहते हैं ट्रंप साहब, ईंट का जवाब पत्थर से देना। आपने पाकिस्तान को साधने की कोशिश की, भारत ने चीन में जाकर कूटनीतिक कामयाबी हासिल की। एससीओ ने वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर बदल दी है, ताकत की नई तस्वीर पेश की है। एससीओ अब सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि एशिया का नया पावर ब्लॉक बन चुका है। और उस पर से ब्रिक्स, चेरी ऑन द टॉप। लेकिन अगर भारत, रूस, चीन की एक तिकड़ी और मजबूत हुई तो असर सिर्फ कूटनीतिक हलकों तक नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और सैन्य संतुलन तक जाएगा। तो तस्वीर साफ है, रूस चीन की दोस्ती से ट्रंप की बेचैनी बढ़ रही है। तो सवाल है कि क्या वॉशिंगटन इस नए गठजोड़ के लिए तैयार है, या फिर एशिया की ताकत नए वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार करेगी? अब ये चार तस्वीर आप देखिए। मोदी और पुतिन साथ में एक कार में नजर आए, चहलकदमी करते नजर आए, और साथ साथ भारत और रूस की अटूट दोस्ती का संदेश भी दिया गया। क्योंकि अमेरिका लगातार प्रेशर कर रहा था। समझने की कोशिश कीजिए कि आप रूस से दूरी बनाएं, लेकिन दोनों नेता जिस तरह से हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं, जिस तरह से चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, उससे जो है वो बहुत परेशान हो गए होंगे डोनाल्ड ट्रंप आज। अच्छा, पहला कदम क्या है मोदी के 4 कदमों की अगर बात की जाए? डी डॉलराइजेशन, साझा करेंसी में लेन देन की बात। यह अमेरिका के लिए 104 डिग्री के बुखार जैसा है।
दूसरा कदम क्या है? रणनीतिक और सैन्य सहयोग, रूस चीन भारत में रक्षा सहयोग। तीसरा कदम क्या है? एससीओ देशों के बीच कारोबार बढ़ाना और अमेरिकी बाजार पर डिपेंडेंसी और कम करना। $49 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बातचीत करते हैं, उसके लिए भी एक वैकल्पिक बाजार ढूंढना। चौथा कदम क्या है? तकनीकी आजादी हासिल करना, खासकर डिफेंस के मार्केट में, एआई के मार्केट में, जिसमें अभी तक भारत वेस्ट पर डिपेंड करता था और बहुत हद तक रशिया पर डिपेंड करता था। लेकिन वो तकनीकी आजादी भी मोदी को चाहिए, भारत को चाहिए, देश को चाहिए। मोदी पुतिन की मुलाकात का एजेंडा क्या रहा है? क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध, आपसी व्यापार और वाणिज्य और बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर पर नजर, ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव, ब्रिक्स का भविष्य और सबसे बड़ी बात, पुतिन की भारत यात्रा। इसके अलावा भी शी जिनपिंग की भारत यात्रा की भी बात कही जा रही है। हालांकि खबर बहुत अपुष्ट है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पीएम ने जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया है। अब सोचिए ये चीजें कितना तापमान बढ़ा रही होंगी अमेरिका में। मोदी पुतिन की इनसाइड स्टोरी भी जल्दी से जान लेते हैं। पुतिन चाहते थे पीएम मोदी कार में साथ चले। पीएम ने कहा जाता है कि पीएम मोदी के लिए पुतिन ने 10 मिनट का इंतजार किया। द्विपक्षीय वार्ता के लिए कार में साथ गए थे मोदी पुतिन। कार में दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक बातचीत की है। कार डिप्लोमेसी एक तरह से, और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी कार डिप्लोमेसी के बीच की एक तस्वीर आपके सामने है। 45 मिनट तक बातचीत हुई है, जहां अमेरिका बार बार चिल्ला रहा है रूस को नो, रूस को नो, रूस को नो कहिए मोदी जी, और लाउडली और वजन के साथ यस रूस के साथ हम खड़े हैं, बार बार कह रहे हैं। 45 मिनट तक की बातचीत कार में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत, लगभग उसके बाद 1 घंटे की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। एससीओ की बैठक में मोदी मंत्र की भी बहुत गूंज सुनाई दी। एससीओ की फुल फॉर्म को अगर समझने की कोशिश करें तो इसको सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी का नाम दिया गया। नागरिकों, डेटा की लोगों से जुड़ाव, तमाम प्लेटफॉर्म के नवाचार, समावेशी विकास की संभावना, सुरक्षा के जरिए संपर्क। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। एससीओ में त्रिशक्तियों के मिलन यानी कि आरआईसी के मिलन के बाद ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कैसे, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी हथियारों पर डिपेंडेंसी कम होगी। भारत दोबारा रूस से हथियारों की खरीद बढ़ा सकता है। भारत चीन के साथ भी डिफेंस पर कोई डील कर सकता है। भारत अमेरिका से F-35 जैसे विमान की डील करने वाला था, लेकिन ट्रंप के टैरिफ प्लान के बाद इस डील को रोक दिया गया है। इससे अमेरिका की जो हथियार है उसकी खरीद घटेगी और अमेरिका को नुकसान होगा। डॉलर का रुतबा भी घट सकता है। अभी रूस और चीन का 90% व्यापार लोकल करेंसी में होता है।
भारत रूस भी 90% ट्रेड लोकल करेंसी पर करते हैं। भारत, रूस, चीन तीनों ब्रिक्स के मजबूत देश हैं। तीनों सहमत हुए तो ब्रिक्स अपना पेमेंट सिस्टम बना सकता है और इससे अमेरिकी पेमेंट सिस्टम और डॉलर की वैल्यू घट सकती है। इसलिए ट्रंप ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी ना लाने की धमकी लगातार देते रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ भारत की नजर है एससीओ की मीटिंग पर या फिर पूरी दुनिया इसे देख रही थी? तो जवाब यह है कि पूरी दुनिया की नजर इस इंपॉर्टेंट मीटिंग पर थी, ग्लोबल साउथ पर थी। पूरी दुनिया के अखबारों में इस खास दोस्ती और मुलाकात की चर्चा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मोदी की खबरों से तमाम अखबार पटे पड़े हैं। ब्लूमबर्ग से लेकर सीएनबी से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर एनबीसी न्यूज से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर एबीसी न्यूज से लेकर आप जितने भी यहां पर वो पोस्ट देखेंगे इसमें वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर हर तरफ इन्हीं तीनों नेताओं की दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं। इन्हीं तीनों नेताओं के मोदी पुतिन के साथ घूमने के चर्चे हो रहे हैं। अच्छा, जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप रूस से ट्रेड करना बंद कीजिए, आप रूस से सामान लेना बंद कीजिए, मोदी पुतिन के हाथ में हाथ डाले शान से चल रहे हैं। इससे करारा जवाब कुछ और नहीं हो सकता है। कहते हैं कई बार आप इशारों में ऐसा जवाब दे देते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर की तरह देखा जाता है। यानी कि महाशक्तियों के मिलन से ट्रंप की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इस बीच ट्रंप ने दावा किया है भारत ने अमेरिका पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है। पहला रिएक्शन मिला है अमेरिका की तरफ से इस एससीओ मीटिंग के बाद। लेकिन क्या काफी देर हो चुकी है? उन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंधों को एक तरफा बताते हुए लिखा है कि भारत अमेरिका को बहुत सारा सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका भारत को बहुत कम सामान बेच पाता है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में सामान बेचना मुश्किल हो गया। यह पूरी तरह से एक तरफा आपदा रही है और सालों से ऐसा होता रहा है। उन्होंने ये भी कहा भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल और मिलिट्री उपकरण रूस से खरीदता है, न कि अमेरिका से। ट्रंप ने इसे सालों पुरानी दिक्कत बताया और कहा कि भारत को पहले ही टैरिफ कम कर देना चाहिए था अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर। लेकिन मोदी और पुतिन इस तस्वीर में जैसे आपको दिख रहे हैं, ये तस्वीर व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे। सोचिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने जिद के लिए जाने जाते हैं, उनके सामने ये तस्वीर जब चल रही होगी तो फिर क्या हो रहा होगा। बिजलियां गिर रही होंगी व्हाइट हाउस पर अमेरिका के चीफ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, विदेश मामलों के जानकार कोमोडोर जीजे सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ दवे हमारे साथ जुड़े हुए, विदेश मामलों के जानकार। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। मैं सबसे पहले स्वर्ण सिंह जी आपसे शुरुआत करूंगा और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अमेरिका कह रहा है कि आप रशिया के साथ ना जाएं, अपने व्यापार संबंधों को घटाएं, और मोदी 45 मिनट तक पुतिन के साथ कार में घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे के हाथ को थामा हुआ है। इससे ज्यादा 56 इंच वाला जवाब कुछ और नहीं हो सकता है। और इसका ये जो इंपैक्ट है वो बिजली गिरने जैसा होगा। मुझे लगता है बिजली गिरी होगी या आज की रात गिरेगी बिजली जब ये तस्वीरें चलाई जाएंगी। अब तो अमेरिका में दिन का समय हो गया होगा, लेकिन इससे करारा जवाब और जोरदार तमाचा कुछ और हो ही नहीं सकता। यहां तक भारत के जो रूस के साथ रिश्ते हैं वो लगातार भारत ने बार बार समझाया है अमेरिका के नेतृत्व को कि उसमें अमेरिका के प्रभाव में चलते हम बदलाव नहीं लाएंगे। हमारी अपनी अलग कोशिश रही है पिछले 2 दशकों में कि जो जितनी ज्यादा हमारी निर्भरता रूस पर थी रक्षा के उपकरणों के आयात को लेकर, उसको हमने कम किया है और डाइवर्सिफाई किया है अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को। और पिछले 4 साल में जैसे ऊर्जा को लेकर नया एक हिस्सेदारी बनी है, भारत का ऊर्जा को लेकर आयात बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो उससे रूस के साथ रिश्ते फिर सुदृढ़ हो गए। तो ये आज की ही बात नहीं है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी जब उन्होंने एक कानून पास करवाया था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज विद सैंक्शंस, काटसा जिसको कहते हैं, उसके दबाव के बावजूद भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे रूस से।
चीन ने भी खरीदे थे, पर चीन पर सैंक्शन लगी थी, भारत पर अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाई थी उस बात को लेकर। और इस बार भी लगातार पिछले 3 या 4 महीने से जब तनाव बन रहा है, टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है और फिर टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, तब भी भारत ने लगातार साफ किया है कि ये भारत के अपने राष्ट्र हित में है कि किस तरह से हम रूस के साथ लगातार हिस्सेदारी बनाए रखें। और ये उसी में एक और कड़ी है, और इसमें जो फर्क आज नजर आता है वो ये कि किस तरह से धीरे धीरे रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की अहमियत को और ज्यादा प्रदर्शित करने लगे हैं, समझते हैं पर प्रदर्शित करने लगे हैं। अपनी अलास्का जो समिट हुई उनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, उससे पहले भी और बाद में भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बात की। आज जैसे अभी कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार किया उन्होंने कार में 10 मिनट तक, फिर साथ में सफर किया, फिर उसके बाद में एक बैठक हुई दोनों की। तो ये लगातार जो आपस में दोस्ती के रिश्ते हैं वो उसका हमेशा से प्रदर्शन होता है, और एक बार फिर हुआ। और उसमें मैं एक और बात जोड़ देना चाहूंगा, भारत के हित में भी है ये कि रूस को इस हालत में, जब लगातार 4 साल से पूरा पश्चिमी जो दुनिया है वो यूक्रेन के जरिए उनसे युद्ध लड़ रही है, इस वक्त यदि हम राष्ट्रपति पुतिन का साथ छोड़ते हैं तो उनकी निर्भरता चीन पर और बढ़ जाएगी, और वो हमारे राष्ट्र हित में नहीं होगा वो बात भी। तो आज बोथ भारत भी समझता है और रूस भी समझता है कि दोनों के हित में है कि दोस्ती लगातार, हिस्सेदारी लगातार बनाई रखी जाए। और यही इसी की एक और कड़ी है कि राष्ट्रपति पुतिन न केवल बहुत ही अच्छे से मिले भारत के प्रधानमंत्री को, उन्होंने डियर फ्रेंड करके एड्रेस किया भारत के प्रधानमंत्री को, और बॉडी लैंग्वेज बहुत ही, आज आपने जिक्र किया, बहुत ही गर्मजोशी वाला था। और इसमें आप और भी कड़ियां जुड़ती देखेंगे कि जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे, अभी उनका आने का यात्रा तय हो चुकी है, शायद नवंबर में वो भारत आए। और उसके साथ साथ आप देखें जेलेंस्की भी, क्योंकि जेलेंस्की मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत या प्रभाव राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर बहुत अच्छा है, इसलिए जेलेंस्की भी भारत आना चाहते हैं। और इस मुलाकात के ठीक 24 या 36 घंटे पहले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के साथ फिर से जेलेंस्की ने फोन कॉल पे बात किया, ये जानते हुए कि भारत के प्रधानमंत्री का जो, चाहे आपको दोस्ती माने या उनका प्रभाव माने या ये कहें कि पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनते हैं, उसको ये जेलेंस्की के फोन कॉल से भी पता चलता है। तो लगातार ये संबंध सुदृढ़ बनते रहेंगे, पर उसमें ये भी साफ है कि भारत ने ये नहीं कहा कि हम दूसरे देशों से दोस्ती नहीं रखना चाहते। थिएनजिन आने से पहले भारत के प्रधानमंत्री जापान जब गए तो उसमें यही संकेत था कि हम पश्चिमी देशों के साथ भी लगातार जुड़ा रहना चाहेंगे, जापान के साथ जुड़ा रहना चाहेंगे। और उसके साथ साथ जितने दूसरे विकल्प हैं, चीन है, रूस है, ईरान है, कजाकिस्तान है, जो ये सारे देश राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ से परेशान हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी 24 या 25 देश आए हुए थे, तो उनमें ये सोच लगातार बनती है कि इन सब में, शंघाई सहयोग संगठन में भारत दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे तेजी से वृद्धि दर है उस देश का, तो ये सब देश भी भारत से जुड़ना चाहते हैं और भारत भी इन सब से जुड़ना चाहता है। तो उसी में एक कड़ी है कि ये एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ये बात हर जगह कही जा रही थी, आपने सही कहा कि भारत रूस की जो दोस्ती है बहुत मजबूत है, ये बात हर जगह कही जा रही थी, भारत जवाब नहीं दे रहा, भारत जवाब नहीं दे रहा, भारत टैरिफ का जवाब टैरिफ से दे। मैंने भी कई बार बोला अपनी डिबेट में, मैं उसको स्वीकारने में मुझे कोई अतिशयोक्ति या मैं कोई असहज महसूस नहीं कर रहा हूं। मैंने भी कहा कि अमेरिका को जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं ये एंटिसिपेट करके नहीं चल रहा था कि जवाब इस तरीके से दिया जाएगा जो एससीओ से तस्वीर सामने आई है। इससे करारा जवाब तो कुछ और हो ही नहीं सकता अमेरिका को, और अमेरिका के उन तमाम डिमांड्स को जो वो अपने आप को खुदा समझकर पूरी दुनिया पर थोपना चाह रहे थे, साथ ही भारत पर थोपना चाह रहे थे। मैं माथुर सर का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं जय सिंह और दवे साहब आपके पास आ रहा हूं। माथुर साहब, ये बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है इंडिया का, और बता दिया इंडिया ने कि भाई ये जो जवाब है इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। जय हिंद विवेक, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात, इससे पहले कि आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, स्टेटमेंट में देना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने इंटरेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर ट्रंप जो एक हैबिचुअल परपेचुअल लायर हैं,
अगर वो इस प्रकार का एक भ्रम फिर फैलाना चाहते हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया और भारत ने अभी ऑफर कर दिया कि हमारा हम आपका सारा वो टैरिफ खत्म कर देंगे नहीं नहीं वगैरह, सर, वो बात ये ठीक है, लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूं, आप बोलिएगा। हाँ मैं नहीं, थोड़ा सा ऐड ये कर दूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि भाई, ये कि भाई डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएंगे और दोनों नेताओं ने हाथ में हाथ डाले, बात कर लिए, 45 मिनट कार में बैठ गए, ये तो और शान से दोनों नेता हाथ में हाथ डाले टहल रहे हैं और ठहाके लगाकर हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये भी मैसेज ही है मुझे लगता है। और ये हर चीज का जवाब बातों से नहीं दिया जाता, एक्शन से भी दिया जाता है। बिल्कुल विवेक, 100% में यही, इसीलिए मैंने अपनी बात इस बात से शुरू करी कि भारत कभी भी अपने इंटरेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जी। और जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने का है, उनको लग रहा था कि जब हमने पहली बार टैरिफ बढ़ाया तब इंडिया कोई रिएक्ट करेगा, उसके बाद जब हमने टैरिफ बढ़ाया फिर इंडिया रिएक्ट करेगा। इंडिया ने रिएक्ट किया उनका फोन ना उठा करके, इंडिया ने रिएक्ट किया उनके किसी भी जो इस प्रकार की दबाव वाली टैक्टिक्स है उससे नहीं घबरा करके। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि अमेरिका को इस बात को अब समझना होगा कि आज की जो विश्व की व्यवस्था है, चाहे वो आर्थिक फ्रंट पे हो, चाहे वो सामरिक फ्रंट पे हो, चाहे वो और किसी फ्रंट पे हो, वो तमाम विश्व की व्यवस्था अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा है। अमेरिका की कोई दादागिरी चलेगी नहीं। और अमेरिका ने जितना भी जिससे भी को उन्होंने अपना वो करने की कोशिश करी है, छोटे से छोटे देश ने उनको सही रास्ता दिखाया है, चाहे वो लेटेस्ट वेनेजुएला हो या ग्रीनलैंड डेनमार्क हो या कनाडा हो या पनामा हो या मैक्सिको हो। भारत तो बहुत बड़ी ताकत है। और अभी जो जिस प्रकार से भारतवर्ष ने जवाब दिया है, देखिए क्या होता है कि हर बात हर चीज जो होती है वो आपको डायरेक्ट उनको एड्रेस करके करने की जरूरत नहीं है। आज की जो जिस प्रकार की गर्मजोशी इन तीनों नेताओं के बीच में दिखाई दी वो बिल्कुल क्लियर है। आज का जो घोषणा जॉइंट डिक्लेरेशन है, वो अगर मैं उसको यूं कहूं कि वो डिक्लेरेशन इंडिया द्वारा प्रोबेबली डिक्टेटेड है, तो कोई अतिशयोक्ति उसमें नहीं होगी। जो जो भी हम चाहते थे, क्योंकि जो हम चाहते थे वो सही चाहते थे, दैट इज द राइट थिंग। आज की दुनिया में टेररिज्म को परपेचुएट करने वाले लोग और जो अलगाववाद की बात करी इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर ने, और जिस प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को तीनों नेताओं ने क्लियर कट जवाब दे दिया कि लुक, अभी कोई यहां पर दादागिरी वाला काम नहीं होने वाला है। तीसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने एक बहुत अच्छा दोस्त अपने पर्सनल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पर्सनल वेंडेटा के चलते, उनकी पर्सनल एम्बिशन, ये जो निर्णय लिए गए हैं अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं और उनका एक वो लैंड ग्रैबर जो उनका नवारो है, वो दोनों ने उनके अपने जो इंडिविजुअल चीजें हैं वो चाहते हैं नोबेल प्राइज, जो चाहते हैं कि मेरे को अमेरिका का ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट माना जाए, वो चाहते हैं, वो उसके चलते आप देखिए, आप देश के राष्ट्रपति हैं, आप देश को अपने पर्सनल वेंडेटा पर कि मेरे मोदी ने फोन नहीं उठाया तो मैं मोदी से संबंध तोड़ लूंगा, ऐसे नहीं होता है। आप मुझे बताएं कि अगर आप एक अच्छे दुनिया में राष्ट्र है जो कि दुनिया की दशा और दिशा को अपने अनुकूल और अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, किसको चुनेंगे भारत और पाकिस्तान में से? एक टूटता बिखरता अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से लायबिलिटी पाकिस्तान को, या एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, एक बहुत जबरदस्त मिलिट्री पावर। जी, वेरी क्लियर है। उसके बाद भी ट्रंप ने बिकॉज ऑफ हिज ओनली पर्सनल थिंग, क्योंकि वो मुनीर ने जाके उनको कर दिया कि भाई आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और भारत ने नहीं माना। मुनीर ने मान लिया कि आपने हमारा शीश पर रखाया, भारत ने सही बात कही कि हमने जो सच हुआ है वो हुआ है। तो उसको आप अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर के आते हैं, और आज की तारीख में अमेरिका के दोस्त खत्म हो गए हैं। आप मुझे बताएं, यूरोप, ईयू, नाटो की बहुत सारी कंट्रीज सब अमेरिका के खिलाफ जाके बातचीत करने को तैयार है। नाटो से उसको निकालने की नौबत मुझे लगता है आ रही है। 4 तारीख को जो उन्होंने मीटिंग बुलाई है, वो आनंद फानंद में इस एससीओ का कहीं ना कहीं वो जवाब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार की पॉलिसी अमेरिका का करंट डिस्पेंसेशन फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, वो मेरे हिसाब से और शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में दोनों में अमेरिका के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। आप अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स को छोड़ मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में तो मैं बहुत बिलीव नहीं करता सर, लेकिन
शॉर्ट टर्म में जब तक ट्रंप है रिजीम में तब तक अमेरिका को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जल्दी से प्लीज, जल्दी से। जीजे सिंह वेट कर रहे हैं, सिद्धार्थ भाई वेट कर रहे हैं। ये जो इशू है वो इशू भारत और अमेरिका का नहीं है, वो इशू डोनाल्ड ट्रंप का है। और एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, इशू से पुनः आ रहा है। एब्सोल्युटली जी, मैं वही कह रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा है, ये डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत है, डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी को जवाब मिल गया है? जीजे सिंह सर, दवे साहब, इसके बाद आता हूं आपके पास। देखिए विवेक, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज हो चुका है, क्योंकि हमको इतना आसानी और ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जो मूल कारण है इस टेंशन का बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, वो तो सिर्फ टैरिफ है ना। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपकी सब बातों से सहमत हूं कि वो अपनी पॉलिटिकल विल हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम हैं एक सॉवरन नेशन है। और इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल जो है वर्ल्ड का, उसके अंदर एवरी कंट्री इज गाइडेड बाय द ओन नेशनल इंटरेस्ट। तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके चल रहे हैं। हमने अगर जो एनर्जी और ऑयल रशिया से ले रहे हैं, वो हम अपनी इकोनॉमी को देख के चल रहे हैं, हम अपने लोगों की भलाई के लिए चल रहे हैं। ये डिसीजन जो है वो बहुत ही सही दिशा के अंदर गवर्नमेंट ने लिया है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि हमारे पिछले 10 सालों में 2014 आफ्टर दिस गवर्नमेंट केम इनटू पावर, हमारे डिफेंस टाइज बहुत डीपन हो चुके हैं, गहराई में चले गए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था हमने, कॉम कासा कहते हैं। हमारा उनके साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, हमारा इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, हमारा उनके साथ स्पेस के अंदर एग्रीमेंट है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के एग्रीमेंट है, जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन के एग्रीमेंट्स हैं। हम बहुत कड़ियां उनके साथ हमारी जुड़ चुकी हैं। तो ये क्या, और फिर देखिए हमारे पास चनूक, हमारे पास अपाची, हरकुलिस जो चल रहे हैं, ग्लोब मास्टर, M30, 777, उसके साथ आपका स्ट्राइकर, फिर ये आजकल लेटेस्ट जो हम प्रीडेटर्स, जो ड्रोन्स की बात है, ये सब चीजें जो हैं डिफेंस रिलेटेड हैं। और दूसरी जगह आप देखिए चाइना के साथ हमारी क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ बिट्रेयल, हिस्ट्री ऑफ जिसे कहते पीठ में छुरा मारने वाली बात है। और 1950-60 के अंदर हम सुनते थे चाइना चीनी, हिंदी चीनी भाई 61 के अंदर धोखा दिया, बाद में चीनी निकले कसाई। 571 के अंदर चाइना उनके साथ खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद डोकलम का कांड चला, उसके बाद आप देखिए ये जो क्या है गलवान चला, उसके बाद रिसेंटली हमारा सिंदूर ऑपरेशन चला है, जिसके अंदर चाइना उसके साथ खड़ा हुआ, PL-30-15 दिए हैं, पूरा डिफेंस उनका था, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे थे वो। ये तो छोड़िए आप बात, मैं नेवल ऑफिसर हूं। आप देखिए अरेबियन सी के अंदर क्या करे, हमारे वेस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर गवादार के अंदर इनकी ताकत है। हर दूसरे दिन इनका जहाज आके लगा रहता है श्रीलंका के अंदर और स्पाइंग करता है हम क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए चाइना जो है वो तिब्बत को अपनी टेरिटरी मांगते, हम तिब्बत को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश एक हमारा अटूट अंग है, हम कहते हैं नहीं ये हमारा है। अरे भाई इतने इश्यूज हैं चाइना के साथ, क्या हम उसके साथ अभी हाथ मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं? बहुत ही हमें जिसे कहते हैं सावधान रहना पड़ेगा। हम उसको जल्दी इतनी एक जो उसने स्टेटमेंटें दी है कि पहल ये क्या नाम है इसका, पहलगाम की टेररिज्म को हम निंदा करते हैं, ये करते हैं। अरे भैया ये सब
कागज के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है। ये डिप्लोमेटिक दो चीजें देखिए मुझे सिंह साहब, ये आपको जी कैलकुलेशन में लेनी पड़ेगी। सिंह साहब, और आप जो बातें कह रहे हैं ये हर भारतीय के माइंड में क्रिस्टल क्लियर है कि चाइना नहीं, हमारा मैं परमानेंट last अलाई नहीं point हो बताना सकता है। चाहता हूं। जी मैं लास्ट पॉइंट एक कहना चाहता हूँ जी, जो आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि जी कई चीजें हैं जिनके आप एंकर हैं, आप लोग नहीं उनको दे सकते, इतना ध्यान या टाइम नहीं दे सकते। मैं कहता हूं कि आप उसके साथ दोस्ती हाथ मिलाएं, उसको बोलिए सबसे पहले जो लेह लद्दाख एलएसी के ऊपर है, हमारा 50,000 ट्रूप्स हमारे मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट होके रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बंकर शंकर जो कुछ भी बना रखा है उसको बंद करे। फिर ये जो अरुणाचल प्रदेश को एक्सेप्ट करके हमारा इंटेग्रल पार्ट है वो एक्सेप्ट करे कि हमारा ये जो तिब्बत है, तिब्बत एक सेपरेट कंट्री है, माने इस चीज को। ये जो मतलब कि इतनी डिप्लॉयमेंट कर रखी है, और ये उसको बोलिए कि गवादार बंद करे। वो क्यों? देखिए मैं सुन रहा हूं कई प्रोग्रामों में आती ये बात, सरफेस शिप्स दे रहा है, सबमरीन दे रहा है, अड्डा बना दिया उसने, वो हमारे सिर के ऊपर बिल्कुल खड़ा है, ज्यादा दूर नहीं है वो, बॉम्बे कारवार ओखा के अंदर। मैं तो सारे वो एरिया को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, वो लाइक द बैक ऑफ माय हैंड। तो ये जो कार्रवाई है वो कर रहा है, उसके जो कर्म हैं, जो उसके जो नीचे एक्शंस हैं, दे डू नॉट मैच विद दिस स्टेटमेंट जो सिर्फ उसने कागज के ऊपर दे दिया कि जी हम टेररिज्म की निंदा करते हैं। दो चीजें जिसका मैं जिक्र कर रहा था। एक तो अमेरिका के साथ टाइज की बात हुई। अमेरिका के साथ टाइज हमारा 2004 से ही बेटर होना शुरू हो गया था। मनमोहन सिंह के रिजीम में हमने न्यूक्लियर डील साइन की अमेरिका के साथ, और बुश और मनमोहन सिंह के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे थे जहां तक मुझे पता है। दोनों इवन जॉर्ज बुश जो है वो मनमोहन सिंह को बहुत एडमायर करते थे और एक बहुत अच्छा स्टेट्समैन मानते थे, और जब ये डील हुई थी तो भी बड़ी तारीफ हुई थी मनमोहन सिंह की। तो वो रिजीम भी बहुत अच्छा था यूएस और इंडिया रिलेशनशिप में। मैंने जो आज बात छेड़ी है और इंडिया रशिया के प्रोस्पेक्ट से छेड़ी है। चाइना को लेकर एक बात जो है क्रिस्टल क्लियर है कि भाई वो हमारा एक परमानेंट अलाई बनेगा एशिया पैसिफिक में। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जब भारत राइज करेगा तो सबसे पहला थ्रेट जो है वो भारत ही लगेगा चाइना को। लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि दवे साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। दवे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सिंह साहब मैं एक सेकंड वापस आया, दवे साहब कुछ कह रहे हैं। दवे साहब जी धन्यवाद विवेक जी, नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। देखिए विवेक जी, दुनिया की राजनीति में, डिप्लोमेसी में एक ही सत्य स्थायी है, देयर इज ओनली वन परमानेंट, और वो है राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रथम। न कोई स्थायी मित्र होता है, न कोई स्थायी शत्रु होता है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में यही दिखाया है। अब जैसे जो एक आपने भी इस बात को जो बताया है कि भारत क्या चीन पे भरोसा कर सकता है। देखिए, भरोसा अंधा नहीं है, ये एक शायद स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है, और मोदी सरकार की नीति है कि डायलॉग भी और डेटरेंस भी। एलएसी पर हमारी सेना सख्ती से तैनात है, लेकिन एससीओ जैसे मंच पर अगर हम एंगेजमेंट कर रहे हैं तो ये हमारी मैच्योर डिप्लोमेसी दिखाता है। अगर जैसे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी ने बताया कि अगर हम चाइना के साथ एंगेज नहीं करते हैं तो रशिया और चाइना की जो एक निकटता है, और वो भी एक रशिया भी उस समय एक अलग पड़ सकता है, तो ये एक हमारी एक डिप्लोमेटिक एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। तो इसके चलते जो ये जो एससीओ समिट में जिस तरह से उभर के आया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट ग्लेरिंगली, ये जो ऑप्टिक्स है ये बहुत मैटर करता है विवेक जी जियोपॉलिटिक्स में। और एससीओ समिट में जब शी जिनपिंग है, पीएम मोदी है, प्रेसिडेंट पुतिन है, तो ये सब जब हमने टीवी पे देखा, हंसते बोलते नजर आए, तो ये सिर्फ एक ब्रोमांस नहीं है बल्कि एक क्लियर सिग्नल है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। और उसमें भी जो बड़ी बात जो आपने भी अपने ओपनिंग उसमें बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन का जो कारपूल मूवमेंट है 45 मिनट्स तक, तो मैं आपके दर्शकों को जो बताना चाह रहा हूं कि कार में बैठकर बिना नोट्स, बिना प्रोटोकॉल की बातचीत हो रही है, और यह दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ एक औपचारिक नहीं है बल्कि एक भरोसे और मित्रता पे टिके हैं। और यही चीज जो है, जो पिछले जो हमारी डिप्लोमेटिक जो हमारी सरकारें थी, या जो हमारा जो मूव था, जो कि कहीं ना कहीं पे एक पर्सनल इंटरेस्ट पे चलता था, तो मोदी सरकार ने इसे एक क्लियर किया कि नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित है।
और जैसे कि ये जो फाइनेंस अपने फॉरेन मिनिस्टर भी बताते हैं कि अमेरिका चाहे 50% टैरिफ लगाए या भारत पर दबाव बनाए, आज का भारत साफ कह रहा है, एस जयशंकर जी ने भी साफ कहा है दैट वी विल एक्ट ओनली इन नेशनल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। और यही भारत का एक कॉन्फिडेंस बताता है कि पहले हम दबाव में डिसीजन लेते थे, अब जो दुनिया है वो हमारे ऑप्टिक्स और हमारे मूव्स को डिकोड करने में लगी हुई है विवेक जी। और वेस्ट जो है पूरा बौखलाया हुआ है। वेस्टर्न मीडिया को अगर मैं अभी देख रहा था, पढ़ रहा था कि वेस्टर्न मीडिया किस तरह से इसको रिएक्ट कर रही है, सो दे आर जस्ट ब्लोन ऑफ। और दूसरी एक बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्टिक्स ही जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन बनाते हैं, और ये सिर्फ शी जिनपिंग, मोदी या पुतिन की हंसी और हैंडशेक को ये अमेरिका इसको अनदेखा नहीं कर सकता है। और एससीओ जो है ये मैं दवे साहब, मैं उसी डायनेमिक्स की बात कर रहा हूं। अब अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती गांठ रहा है, लेकिन अमेरिका जानता है कि ओसामा बिन लादेन को उसने पाकिस्तान में मारा। अमेरिका जानता है कि तालिबान के लीडर्स पाकिस्तान में आज भी बैठे हुए हैं और तालिबान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अमेरिका यह भी जानता है कि परमाणु हथियार भी पाकिस्तान में रखे हुए, किसी दिन तालिबान के हाथ पड़ गए तो तालिबान सबसे पहले अमेरिका में लेकर पटकेगा उसको, चाहे इन किन प्रकार जैसे भी कर ले। मैं ये कहना चाह रहा हूं, 10 सेकंड मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तस्वीर सामने आई है उसमें कम से कम ये बात तो निकलकर सामने आई कि जो आपका वेस्ट है, पश्चिम जो है, उसने हमेशा एशिया को उथल पुथल रखा, मिडिल ईस्ट को उथल पुथल रखा, ताकि वो स्टैब्लिश रहे, वो अपना काम करता रहे। अगर एशिया स्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर वेस्ट कैसे स्टैब्लिश रहेगा? देखिए, दूसरी एक बात जो आपने शुरुआत में मुझे बताई थी और कही थी कि अमेरिका इसके रिएक्शन क्या होगा, अमेरिका क्या इससे देख रहा है, किस तरह से उसको देख रहा है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पे जो आपने शुरुआत में जनरल माथुर साहब भी बता रहे थे कि वो अपने एक पर्सनल ईगो को लेकर ही इज पुटिंग एट स्टेक 20-25 वर्षों की जो मेहनत है, जो भारत और यूएस को जो साथ में लाने के लिए कई प्रधानमंत्री, कई हेड्स ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट और कई डिप्लोमेट्स, आईएएस ऑफिसर, सब लोगों ने इसमें 20-25 वर्षों में काम किया है। और इसको जो है रातों रात प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है इसको उथल पुथल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे मैं समझता हूं कि भारत और स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं कि पहले भारत जो है वो दबाव में डिसीजन लेता था, आज भारत कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि वी बाय ऑयल वेयर इट सूट्स आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो ये आत्मविश्वास भारत का दिखाता है कि ये झुकता नहीं है, टूटता नहीं है। और ये एक बदलता हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बता रहा है विवेक जी। ये बहुत बड़ा, ये एससीओ की ये मीट रही है, ये जो अभी हो रहा है, ये सी चेंज है, ये बहुत बड़ा एक बदलाव लाएगा आने वाले वर्षों में। जैसे आपने भी बताया कि यू आर नॉट सीइंग चाइना कमिंग क्लोज टू भारत, बट देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एनीथिंग कैन हैपन एंड देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी भारत के साथ अगर आप देखें, कल्पना करें तो 200-250 वर्षों की एक ऐसा हमारी एक हिस्ट्री रही है कॉलोनियल पीरियड की, लेकिन आज हम यूके के साथ एफटीए साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो कुछ भी स्थायी नहीं होता है। जो अभी हम देख रहे हैं, कमोडोर सिंह जो बता रहे थे, दिस कुड बी द रियलिटी, बट हम जब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं और इवन शॉर्ट टर्म में भी जो ये जो जवाब देना था ट्रंप लेकिन को, मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है ट्रंप वर्सेस वर्ल्ड है, ये अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड नहीं है, ये ट्रंप वर्सेस इंडिया है। ये अमेरिका वर्सेस इंडिया नहीं है। मैं स्वर्ण सिंह जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं माथुर सर और जी सिंह सर आपके पास आ रहा हूं। इस कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाओगा, मुझे लगता है भारत भी इसी कॉन्टेक्स्ट में इस मामले को फिलहाल देख रहा होगा। बिल्कुल, आप देखें कि अमेरिका की विदेश नीति में आज ट्रंप क्या सोचते हैं वो तय करता है, या किसको वो सुनना चाहते हैं, किसकी सलाह लेना चाहते हैं। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि पीटर नवारो छाए हुए हैं अपनी आक्रामक भाषा की वजह से, तो वो उनका व्यक्तिगत जो सोच है, बजाय कि वहाँ संस्थान क्या सोचते हैं, विद्वान क्या सोचते हैं, या वहाँ की अफसरशाही क्या सोचती है, उसी के चलते आप देखें कि जो तनाव भारत के साथ लगातार बढ़ रहा है, उसके पीछे शायद यही धारणा है, जैसे अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ किया है कि 17 जून की बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत किया था भारत के प्रधानमंत्री को कि वो शायद इस बात को माने कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थ
ये रिकमेंड करें उनको, ये संभव नहीं। जी 1971-72 से जब वो शिमला संधि हुई थी, सभी तभी से यह निर्णय हो चुका था कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं होगी। उसमें सत्ता में हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत देश जो है वो भारत पाकिस्तान की बात हो, भारत चीन की बात हो, किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानेगा। तो ये इस बात को लेकर वो बहुत खफा हैं और लगातार अपनी रणनीति में ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो दबाव अब हम देख रहे हैं कि काम नहीं आ रहा उनके। भारत ने उनके साथ बात करना बंद करके दूसरे विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है और ये बात भी वो देख पा रहे हैं। और बहुत सा वेस्टर्न पश्चिमी जो विद्वान हैं, कुछ जो राजनेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से ही भारत जो है वो रूस चीन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो पश्चिमी देशों से बात बंद करके रूस चीन से मिलने वाले हैं। भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है, जितने देशों से दोस्ती बन सकती है, हिस्सेदारी बन सकती है, भारत बनाएगा। जी। तो अभी जैसे जिक्र हुआ कि हमने यूके के साथ एफटीए, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बात हो रही है, तो यहां मौका मिलेगा हिस्सेदारी बनाने को, भारत बनाएगा। और हालांकि ये बात सच है कि रूस और चीन बहुत खुश हैं इस बात को देखकर कि भारत के रिश्ते अमेरिका से यदि तनाव में आते हैं तो वो भारत को किस तरह से अपनी तरफ खींच सकते हैं। उनकी दोस्त वाली पार्टनरशिप है और वो हमेशा से अमेरिका के विरोध में अक्सर खड़े नजर आते हैं। बात तो क्या बात भारत टैरिफ को की नहीं, जोड़ बात पाएंगे? क्या उनकी सोच है, भारत की सोच नहीं है। बात टैरिफ की नहीं, बात डोनाल्ड ट्रंप के ईगो मसाज की है। विवेक, मैं यही कह रहा था। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि न केवल भारत, आज अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने इसी जगह लाके खड़ा कर दिया है। आप बताएं, वो कनाडा जो कि वो लगभग बाकायदा, मतलब लगभग उनके 51वां राज्य था, उसको उन्होंने इतना अनॉय कर दिया है कि वो उनका शत्रु बन गया। उसके ऊपर 25% वो टैरिफ लगा रहे हैं। आज डेनमार्क के साथ उनका लेना देना खराब हो गया है। ग्रीनलैंड की वजह से, पनामा से उनका प्रॉब्लम है, मैक्सिको से प्रॉब्लम है, वेनेजुएला से प्रॉब्लम है, निकारागुआ से प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया से प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक खराब एडवाइजर्स के कॉटरी और उनके खुद के अपने जो उनका फिक्सेशन है नोबेल पीस प्राइज का, उसकी वजह से। तो मेरा ये मानना है विवेक कि ये भारतवर्ष को, भारत बिल्कुल क्लियर है, भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने वन ऑन वन पुतिन के साथ बात करते समय पुतिन को कहा है कि उनको यूक्रेन के साथ युद्ध को रोकने की बात सोचनी चाहिए। किसी और ने नहीं कहा। वो डोनाल्ड ट्रंप अलास्का बुला करके पुतिन को जो नहीं कह पाए, वो मोदी ने उनको उस 45 मिनट में और उसके बाद 50 मिनट के बीच में कह दिया। तो भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत कभी भी, मैं इसी से मैंने शुरू किया था, भारत कभी भी अपने इंटरेस्ट, अपने किसानों के इंटरेस्ट, अपने डेयरी वालों के इंटरेस्ट, अपने पशुपालकों के इंटरेस्ट, अपने मछली पालकों के इंटरेस्ट, अपने छोटे एमएसएमई वालों के इंटरेस्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और यही वजह है कि अमेरिका भारत से खिलाफ है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं लगा रहा आपके ऊपर टैरिफ, वो डेयरी में घुसना चाहता है, वो एग्रीकल्चर में घुसना चाहता है। पूरा अमेरिका नहीं, आई थिंक सिंह साहब, माथुर साहब, आई थिंक कि अमेरिका के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से बहुत सहमत नहीं है। मैं सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सिंह साहब का रिएक्शन ले लो। सिंह साहब, देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, मगर जो अमेरिका और इंडिया के रिश्ते हैं वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं। एग्जैक्टली हमारे ये आप चीज डिनाई नहीं कर सकते। कौन रशिया में जाके सेटल होता है, कौन चाइना में जाके सेटल होता है, आप मुझे बताएं। दूसरी बात ये कि अमेरिका के अंदर एक मेगा गैंग जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात चलाता है, जो जैसे रूबियो और उसके है, ये जो लोग हैं ये चला रहे हैं। मगर हमें एक चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, आगे हमारे 3 साल 3.5 साल कैसे निकलेंगे। मैं इसीलिए शुरुआत में कहा था ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए बहुत टाइट रोप है, आसानी काम नहीं है ये। और दूसरी दोनों डेमोक्रेसीज हैं। अरे भाई, ये चाइना जो है इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, रशिया में भी डिक्टेटरशिप ही है किस्म की। तो जो प्रॉपर रियल डेमोक्रेटिक कंट्री वो सिर्फ अमेरिका और इंडिया ही हैं।
इसीलिए जेलेंस्की ने अभी रिक्वेस्ट की है कि अगर हम बात करते हैं कि हम देश पसंद देश हैं, और है भी, हम किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, हम किसी के साथ कोई भी जैसे कहते हैं लड़ाई वायलेंस के झगड़ा नहीं चाहिए, हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कई सालों से है, शुरुआत से है हमारी। मगर अगर वो ये कह रहा है मोदी को फोन करके कि देखिए साहब हमारी भी बात करिए, प्यूटन को प्रेशर डालिए कि इस लड़ाई को रोके, उनके भी काफी नुकसान हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। अगर हम देश दुनिया के अंदर एक लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्री है, विश्व गुरु हैं, हम शांतिपूर्वक देश हैं, तो एक उसने एडिशनल बात इनके ऊपर डाल दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो वो प्यूटन कहां तक इसको मानता है, एक ये कॉम्प्लिकेशन है। मैं शुरुआत में आपको कहा था, और खुदा ना खास्ता अगर भारत में आकर कोई शांति समझौता हो जाता है, किसी तरह की सहमति बन जाती है, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद रिजाइन ही कर देंगे प्रेसिडेंट के पोस्ट से। नरेंद्र मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाए, मुझे लगता है वही नॉमिनेट कर देंगे, भाई इन्हीं को कर दो, हमारी तो कुछ चली नहीं। दवे साहब का रिएक्शन चाहेंगे, क्लोजिंग रिएक्शन। दवे साहब, क्या ये दूसरे मुल्कों के लिए भारत ने नजीर दिया है कि भाई आप ऐसे किसी भी डिमांड के सामने मत झुकिए जो कि आपके देश के हित में नहीं हो, आपके लोगों के हित में नहीं हो? जी बिल्कुल। विवेक जी देखिए, जब ये टैरिफ वॉर की जब शुरुआत की ट्रंप ने, मेरे ख्याल से मई के आसपास शुरुआत की थी, तब बड़ी ही वो चातक नजरों से कहीं ना कहीं पे चाइना भी देख रहा था भारत की तरफ। और अगर ये पिछले कुछ 2-1 महीनों में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी का आधार क्या है, अगर कोई मुझे पूछता है, तो मैं कहूंगा कि नेशन फर्स्ट, ऑप्टिक्स विद पर्पस और कॉन्फिडेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइज। तो ये 3 बातें जो हैं ये खुल के आ रही हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी के रुख को देखकर, और ये बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि 20-25 वर्षों का जो एक कालखंड रहा है जिसमें बहुत मेहनत लगी है, जैसे कि कमोडोर जे सिंह बता रहे थे कि 2004 से लेकर जब न्यूक्लियर डील साइन हुई से लेकर अब तक का, ये और इसके पीछे कहीं ना कहीं पे डीप स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं पे जो मिलिट्री और जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो भी, जैसे नवारो की बात आपने बताई है तो वो भी है, बट प्रेसिडेंट ट्रंप शुड हैव हैड द ब्रेन्स टू टॉक समथिंग सेंसिबल, जो उन्होंने पिछले 2-1 महीनों में जो उनका जो ये पूरा विश्व जो है इसको बहुत गजब नजरों से देख रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये एक जो उनका जो पूरे वर्ल्ड मीडिया में, जहां तक जिन मीडिया को मैं फॉलो कर रहा हूं दवे साहब, अपने दर्शकों के लिए भी मैं बताना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त डिस्कशन हो रही है इंडिया यूएस के रिलेशनशिप पे, और इंडिया ने जो स्टैंड लिया है और जिस तरह का फर्म स्टैंड अभी तक दिखाया भारत ने, उसकी भी बड़ी पॉजिटिव वे में तारीफ हो रही है पूरे वर्ल्ड मीडिया में, अलग अलग देशों में और अलग अलग मीडिया हाउसेस में। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।